लेट्स फाइट बयानबाजी। बयानबाजी में जानते हैं आज देश भर में चर्चा में रहे कुछ खास बयान। सबसे पहले नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का बयान। उन्होंने कहा कि जब भी नीट का एग्जाम होता है कोई न कोई घोटाला सामने आ जाता है। एनटीए जिस भी परीक्षा का आयोजन करती है उसका डेटा लीक हो जाता है। अब ये एजेंसी नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। उन्होंने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का हवाला भी दिया जिसमें ओएमआर शीट्स को पैसे लेकर बदलने की बात सामने आई है। वरुण चौधरी ने कहा, हम नीट जैसी परीक्षा की गड़बड़ियों को इसलिए उठाते हैं क्योंकि इसी के जरिए देश के भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं जो हमारे हेल्थ सिस्टम की रीढ़ हैं। उन्होंने मांग की कि एनटीए पर बड़ी और निष्पक्ष जांच बिठाई जाए। छात्रों और अभिभावकों में भी इस मुद्दे को लेकर गहरी नाराजगी देखी जा रही है। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी उसका हम नया नाम देते हैं, वो नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। बार बार जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। आपने देखा होगा अभी सीबीआई ने एक नई एफआईआर करी, महाराष्ट्र के अंदर कुछ गिरफ्तारियां हुई। हाँ, ये मानते हैं हम कि बेल दे दी गई, लेकिन जो आरोप लगे वो बार बार ये दिखाते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम कराने के पीछे जो एजेंसी है एनटीए, जो बार बार शक के घेरे में है। पिछले साल का आपको नीट का समय याद होगा कि हमने बड़े पैमाने पर बार बार नीट के एग्जाम में जो धांधली थी उजागर करी थी। और एनटीए खाली नीट को लेकर नहीं, जो भी एग्जाम कराती है, सीयूटी का आप लोगों के सामने उदाहरण कि किस तरीके से पूरा डाटा लीक होता है। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद बच्चों के पास फोन कॉल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं। कुछ मेरे मीडिया साथी हैं, इनके जो परिजन हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हो नीट का या सीयूटी का, वो खुद समझ पाएंगे कि किस तरीके से उनके पास फोन कॉल्स मैसेज जाते हैं बाद में। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा डाटा लीक भी एनटीए कराता है। और जो ये एफआईआर हुई आप उसमें देखेंगे, उसमें ओएमआर शीट की बात हुई। जिन लोगों ने पैसे दिए गए उनसे बार बार जो रैकेट हैं, जो कोचिंग अकेडमी के लोग भी कई बार देखने को मिलता है इसमें शामिल पाए जाते हैं। पहले पटना के अंदर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई कि वो ओएमआर शीट को बदलने की बात करते हैं। तो सोचिए, जब ओएमआर शीट की सारी डिटेल उन माफियाओं के पास है जो पेपर लीक करवा रहे हैं, और नीट जैसे एग्जाम, तो आप सोचेंगे, मैं बात बार बार बोलता हूं, नीट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। नीट के एग्जाम के बाद देश के डॉक्टर बनते हैं। देश की जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बैकबोन है। पता लगेगा आने वाले समय पर जब बीजेपी के नेता अस्पताल में एडमिट होंगे। मैं ये नहीं चाहता वो एडमिट हो, मैं उनकी अच्छी लंबी आयु की, अच्छी स्वस्थ की, तो बीजेपी नेताओं की कामना करता हूं। लेकिन जब अस्पताल में एडमिट होंगे, कहीं वो डॉक्टर का बैच ना पूछने लग जाए कि 2024 वाले बैच के डॉक्टर हैं, 2025 वाले बैच के डॉक्टर हैं, तो वो इलाज कराने में खुद संकोच करेंगे। जब इस तरीके से नीट की धांधली होगी तो किस तरीके के बच्चे आएंगे। और जो बच्चे डिजर्विंग थे, जो बच्चे मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उनको फिर बहुत दर्द महसूस होता है जब इस तरीके की खबरें अखबार में छपती हैं कि इस बार भी जो नीट का एग्जाम हुआ वो बहुत बड़े शक के घेरे में कुछ गिरफ्तारियां हुई। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार का काम था कि बड़े लेवल पर एनटीए के जो अधिकारियों की जांच करी जाए। और बार बार ये एनटीए शक के घेरे में आता, आपने देखा होगा, और न्यूज कटिंग्स के माध्यम से हमें भी बार बार देखने को मिलता है। तो बार बार जब एनटीए पर शक का घेरा आता है तो ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने है कि बार बार वो एनटीए को प्रोटेक्ट करने पर लगती है, और कोई भी बड़ी जांच अभी तक एनटीए पर नहीं बिठाई गई है। और ये हर साल का एक कॉमन तरीका हो गया कि एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद लीली पोती करी जाती है और उस मुद्दे को डिलीट करा जाता है। तो हमारा इमीडिएटली ये है कि एनटीए के बड़े लेवल पर जांच हो, वरना जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने एनटीए के बाद प्रदर्शन करा था, हम पे एफआईआर करी गई, एनटीए बार बार उस एफआईआर को परस्यू भी करता है कि इन पे और भी चार्जेस फ्रेम हो, तो हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात सिद्ध हो गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बड़े शक के घेरे में और नेशनल करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तो तुरंत या तो उसको डिलीट करी जाए या बड़े लेवल पर इसकी जांच करी जाए। और नीट की तो परीक्षा आपने देखा होगा, इस बार भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो शक के घेरे में है। अगर एफआईआर हुई थी एंटी करप्शन में तो एफआईआर किस व्याप पर हुई, और एफआईआर हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली है। और ये जो ओएमआर शीट का खेल है, ये खेल बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं इसके बाद संक्षेप में हमारे जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, वो भी अपनी बात रखेंगे। बात बहुत क्लियर है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करप्शन एजेंसी बन चुकी है। तुरंत बड़े लेवल पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए इनके जो अधिकारी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर संजीवनी घोटाले को लेकर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत खुद इस घोटाले में आरोपी हैं और अदालत में उनके खिलाफ चार्जशीट तक पेश हो चुकी है। अब वो खुद को कैसे बचाएंगे?
गहलोत ने पूछा, भ्रष्टाचार की बात करने वाले पहले इसका जवाब दें। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आना तय है। इसी दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के इमरजेंसी पर दिए बयान के सवाल पर भी गहलोत ने पलटवार किया और कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि जब इमरजेंसी लगी थी तब कई लोग जेल गए थे। कांग्रेस नेताओं ने भी इंदिरा गांधी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर सार्वजनिक रूप से कहा था कि इमरजेंसी में कई गलतियां हुई जिनका खेद है। वो अध्याय बंद हो गया, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं। हम भी जेल गए हैं, ये बात भजन लाल जी को शायद मालूम नहीं है। गहलोत ने आगे कहा, हम इमरजेंसी में नहीं बल्कि तब जेल गए थे जब चुनी हुई इंदिरा गांधी सरकार को संसद से निष्कासित कर जेल भेजा गया। उस वक्त उनके समर्थन में लाखों लोग देश भर में जेल गए थे। भजन लाल जी नए हैं, पहली बार विधायक बने हैं और मुख्यमंत्री भी अभी कई बातें नहीं जानते, इसलिए ऐसी बातें बोल देते हैं, माइंड नहीं करना चाहिए। संजीवनी घोटाला मैं चाहूंगा वो यहाँ के देखिए अभी 2-3 बार बन गए, MP बन गए और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया दिल्ली के अंदर। कैबिनेट मंत्री कोई मामूली बात नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री बनना बड़ी बात है। वो सरकार के पार्ट है, वहां पर उनको चाहिए वो आगे आए, हम लोग आपस में बात करें। अगर उनको निर्दोष है जैसे वो दावा करते हैं तो हमें खुशी होगी कि आप निर्दोष साबित हो, नंबर 1। नंबर 2 मैं चाहूंगा कि वो आगे आए, हम लोग आपस में बातचीत करें, बैठ के चर्चा करें। और जो लोग पीड़ित बेचारे हैं कि ये 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 25 लाख को कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे लोग जिनकी पूरी पेंशन की पेंशन गायब हो गई है, गहने बेच के दे दिए, उधार दे दिए भाई कि ब्याज अच्छा मिल जाएगा, ऐसे लोग मेरे पास आए हैं 150 लोग। अपन बात सोच नहीं सकते किस प्रकार से वो तकलीफ में है, उन तकलीफ को हम हटाएं। हमारा कोई एम नहीं है किसी को टारगेट बनाने का, हम चाहते हैं उनकी जो समस्या है वो कैसे हल हो। इसलिए हम चाहेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी खुद बात करें, हम अपने बात करें और एक कमेटी जो काम कर रही संघर्ष समिति उसको बुला लें और जो पीड़ित लोग हैं उनमें 5-10 लोगों को बुलाएं, बैठ के बातचीत करें तो भाई इनकी समस्या ये है, इनके आरोप ये हैं, इनको हल कैसे कर सकते हैं। तो ये केंद्रीय मंत्री, मैं फिर कहना चाहूंगा, केंद्रीय मंत्री बनना बड़ी बात है, जो बने वो सौभाग्य से। अब हम चाहेंगे बैठ के बात करके उनकी समस्या हल करें। ज्यादा बाड़मेर के भी है, जोधपुर के भी है, राजस्थान के भी लोग हैं। ये मैं कहना चाहूंगा, बार बार वो राइट एंड लेफ्ट इशू बना देते हैं। मैं पिता के खिलाफ कोई बोल सकता है क्या? मैंने कहा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इनके पिताजी का, माताजी का, परिवार का नाम है, ये तो मैंने कहा था। उसको लेके बहाना करके इन्होंने केस दायर कर दिया दिल्ली के अंदर। पेशी वो भी आते, पेशी मैं भी जाता हूँ, तो 15 पेशी हो चुकी होगी मेरे ख्याल से। ये चाहिए उनको केस विड्रॉ करे और आगे आए इस काम के लिए, तब मैं मानूंगा कि वो निर्दोष है। हम सब मिलके उनकी समस्या हल करें। जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कोई पूंजीपति नहीं है, कोई उद्योगपति नहीं है, ये मेरा कहना। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जो कांग्रेस कभी संविधान की हत्या कर सकती है वो लोकतंत्र में कैसे यकीन कर सकती है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातों से न तो लोकतांत्रिक संस्कृति की समझ झलकती है और न ही देश की संस्कृति की। कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले, उन्होंने कहा सचेत करोगे कि पंख तुम्हारे आसमान नहीं, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी कल ही 25 जून था। जो कांग्रेस संविधान की हत्या कर सकती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास कैसे कर सकती है? ये देश की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जिसकी सरकार हो कुछ दूसरे पार्टी के लोगों को भी चुनो। अब इससे इतना बुरा मान चुके हैं वो लोग कि आपस में लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि उनको न तो देश की संस्कृति का पता है, न लोकतांत्रिक संस्कृति का पता है और न ही देश का कल्याण कैसे होगा, देश का गौरव कैसे बढ़े, इसके प्रयास का पता है।
आपातकाल के दौरान 17 महीने जेल में रहे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड दिलीप सिंह की चिंता आज और भी गहरी हो गई। मीडिया से बात करते हुए दिलीप सिंह ने कहा कि आज का दौर कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनका कहना है कि 1975 में आपातकाल घोषित था, लेकिन आज अघोषित है और इसी वजह से वो ज्यादा व्यापक और ज्यादा खामोश है। उन्होंने कहा कि बोलने की आजादी खतरे में है और संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। आज ही के दिन 1975 में हिंदुस्तान में आपातकाल लागू हुआ था। वो आपातकाल जिसमें डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र खत्म हो गया था। कोई कानून नहीं, कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई अदालत नहीं और सारे जुल्म की आज शुरुआत हुई थी। लेकिन इस घटना को आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। 50 साल पहले जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का आह्वान किया था, उस वक्त ये सारी घटनाएं हुई थी। लेकिन आज 50 साल बाद वो घोषित आपातकाल तो 21 महीने में खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद 2014 से अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर लागू है और इस अघोषित आपातकाल ने प्रजातंत्र की आत्मा को खत्म कर दिया गया है। सारी संस्थाएं खत्म हो गई हैं। कोर्ट नहीं रहा, चुनाव आयोग नहीं हुआ, सीडी, ईडी वगैरह वगैरह सारे इस किस्म के, सीबीआई इस किस्म की संस्थाएं हो गई हैं जो देश के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर जुल्म ज्यादा कर रही हैं और उनकी प्रजातांत्रिक अधिकार खत्म है। सालों साल तक कोई कोर्टों में जमानत नहीं, कोई मुकदमे नहीं। आज विरोध भी देशद्रोह हो गया है। अपनी आवाज व्यक्त करना सबसे बड़ा जुल्म हो गया है और इस अघोषित आपातकाल के अंदर आपातकाल की वो सबसे ज्यादा दुहाई ले रहे हैं कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा माफी मांगी, माफी वीर बने और देश के साथ गद्दारी की। जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानी की थी, उन लोगों को ना तो पूछा जा रहा है और ना कोई कुछ किया जा रहा है। इस वक्त जरूरत है कि हम इस देश बात को समझें और ये जो अघोषित आपातकाल है, जिससे कि प्रजातंत्र अपनी आखिरी सांस ले रहा है, उसको जिंदा रखने के लिए चुनाव आयोग को मुक्त करवाएं और हम इस हालात को आप देखिएगा कि इस 11 साल के राज में जो प्रधानमंत्री एक दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हो, जो कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर कभी बात नहीं करता हो, उस देश की क्या हालत हो सकती है आप समझ सकते हैं। आपके सामने मौका है। मैं और मेरे साथी जो जेल में रहे थे, अब हमको बहुत अफसोस है कि इस अघोषित आपातकाल के अंदर भी हम उसी हालात में हैं जिस हालात में रहे थे। तो मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि इसके खिलाफ उठें, समझें और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ लोकतंत्र देने के लिए आवाज उठाएं। राजस्थान की सियासत में एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। कल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विधायकों की दुर्दशा को लेकर बड़ा बयान दिया था और शाम होते होते बीजेपी विधायक राधे श्याम बैरवा का दुख जाहिर करते हुए एक वीडियो सामने आ गया, जिसने गहलोत की बयान की पुष्टि कर दी। बीजेपी विधायक रामेश्वर बैरवा की बेबसी का वीडियो सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। नहीं कर पा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है आपका। हमारी सरकार ये कौन सा तरीका है? हमारी सरकार की बदनामी कर पा रहे हो आप यहाँ लेके, जानबूझ के सरकार की बदनामी कर पा रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है आपका। नहीं, कैसे नहीं है? ये मेरी मैडम से बात पूछिए डायरेक्ट, ये अच्छी बात है। उनकी किस्से में जवाब दो के लिए आप जानबूझ के खराब कर रहे हो। मेरे 1 घंटे में बात करिए, मंत्री से बात करिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.